2015 के विधानसभा चुनाव के समय नीतीश कुमार के साथ एक शख्स थे जो उनकी पूरी चुनावी जो रणनीति थी वो तैयार कर रहे थे और वो थे प्रशांत किशोर। इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को काफ़ी सफलता मिली थी और उसके बाद ऐसा कहा जाने लगा था कि अब प्रशांत किशोर ही नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में उनके उत्तराधिकारी हो सकते हैं। लेकिन आज नीतीश कुमार काफ़ी नाराज़ हैं और प्रशांत किशोर के सवाल पे कहते हैं कि उन्हें कुछ आता ही नहीं है, ABCD भी नहीं आती है। प्रशांत किशोर हमारे साथ है। सर, आखिर नीतीश जी इतने नाराज़ क्यों हो गए? नहीं, नीतीश जी नाराज़ नहीं होंगे। उनका अपना उनके बोलने की अपनी शैली है। नीतीश जी और मेरे बहुत मधुर संबंध हैं। अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत संबंध जो है वो हमेशा मधुर ही रहता है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो बात उन्होंने कुछ कही है वो ठीक है, बुजुर्ग आदमी हैं, कुछ बोल दिया तो कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कुछ वो तो धंधा करते हैं, उन्हें राजनीति के समय ABCD नहीं पता है। नहीं देखिए, अगर इस तरह की बात उन्होंने कही है, जो कि मैंने भी सुना, तो ये तो उनकी ही सोच को परिलक्षित करता है। आप किसी को अपने साथ अपने घर में रखते हैं, उसके साथ काम करते हैं, उसको अपने पार्टी में एक अहम ज़िम्मेवारी देते हैं, उसको अपना फ्यूचर बताते हैं, फिर उसको ये बता दें कि ये धंधेबाज है, तो ये तो आपकी ही सोच को दिखाता है। एक दिन आप किसी को अच्छा बता रहे हैं, अगले दिन उसको बेवकूफ़ बता रहे हैं। और जहाँ तक ये सवाल है कि मुझे ABC का ज्ञान नहीं, तो बिल्कुल ठीक बात है, हमें ज्ञान नहीं हो सकता है, मुझ में वो कोई दम भी नहीं कि मुझे बहुत कुछ आता है। लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत आता है, उसको और बेहतर करने के लिए बिहार में बैठे हुए हैं, बिहार को समझना चाहते हैं, बिहार के लोगों को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। इसीलिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, गाँव-गाँव जा रहे हैं। अगले आने वाले 1 साल, 1.5 साल में हर गाँव, हर पंचायत, हर शहर में जाने का प्रयास करेंगे। लोगों से जानने सीखने का प्रयास करेंगे कि कौन-सी उनकी समस्याएँ हैं, जिसको प्राथमिकता के आधार पर सुधारा जा सकता है। बिहार की बेहतरी के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा सकता है। लोगों के पास ताकत है, लोगों के पास समझ है। मेरा अपना सोच, मेरी अपनी जो सोच है वो ऐसी नहीं है कि मुझे ही सब आता है। लेकिन अगर नीतीश जी को लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है, मान लीजिए कि उनको हमें ABC नहीं आता, उनको A to Z आता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री तो वही हैं। बिहार के लिए अच्छा तो यही है कि जो मुख्यमंत्री है उसे सब आए। हम तो किसी पद पे हैं नहीं। अगर उन्हें सब आता है, जैसा कि वो उनको लगता है, तो उन्हें बिहार की स्थिति आज इतनी दयनीय क्यों है? हम लोग आज भी एक सवाल नहीं, जो हम लोग आज भी देश के सबसे गरीब और पिछड़े क्यों हैं? इसको उनको बताना चाहिए। उन्हें ये बताना चाहिए कि बिहार में उद्योग क्यों नहीं लग रहे हैं? बिहार में रोज़गार क्यों नहीं आ रहा है? बिहार में शिक्षा व्यवस्था क्यों ध्वस्त है? लोगों को क्यों 5-5 साल, 6-6 साल में डिग्री मिल रही है? लोग यहाँ चिकित्सा के लिए मारे-मारे क्यों फिर रहे हैं? लोगों को 10,000, 15,000 की नौकरी के लिए पूरे देश में पलायन क्यों करना पड़ता है? इन बातों को नीतीश जी को अपनी जानकारी और समझदारी के आधार पर बताना चाहिए। हम लोग तो वही जानते हैं जो आंकड़े पब्लिक डोमेन में हैं। केंद्र सरकार के आंकड़े हों, राज्य सरकार के आंकड़े हों या जो इंडिपेंडेंट एजेंसी बता रही हैं, उसमें तो यही दिख रहा है कि आज बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य है। देश के सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग बिहार में रहते हैं। देश के सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग बिहार में हैं। सबसे ज़्यादा बेरोजगार बिहार में, सबसे ज़्यादा पलायन करने वाले लोग बिहार में। तो ये सब कोई विकास की कहानी तो कह नहीं रहा है। अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसी समझ नीतीश कुमार के पास है जो इन आंकड़ों में नहीं दिख रही है, इन आंकड़ों से परे है, तो नीतीश जी को स्वयं बताना चाहिए। मान लीजिए कि वो बहुत बड़े नेता हैं, उनके पास समय नहीं इनको बताने के लिए, तो सरकार के किसी प्रतिनिधि को बताना चाहिए। या अभी पार्टी में दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता रहता है, वहाँ बताइए कि भाई हमने ये काम कर दिया, हमने ये चीज़ सुधार दी, बताएं। लेकिन एक सवाल ये भी था कि 2014 में आप नीतीश जी के साथ जुड़े थे। नीतीश जी आपके पास गए थे, आप उनके पास गए थे, ये भी पब्लिक जानना चाहती है कि आखिर उस समय इतनी नज़दीकियाँ बढ़ी थी, तो आज ये नहीं हम। नहीं भाई देखिए, 2014 में नीतीश कुमार पहली बार मेरे से दिल्ली में, उस समय उनके पार्टी में जनरल सेक्रेटरी थे और शायद राज्यसभा के सांसद भी थे उस समय, पवन वर्मा जी, उनके घर पे मेरे से उनकी मुलाकात हुई। और जो चर्चा हुई उसमें समझ में आई बात कि उनको किसी ने बताया था कि 2014 का जो मोदी जी का जो कैंपेन था, उसमें बिहार का कोई लड़का है जो उसकी भूमिका है। तो जब वो मिले तो उन्होंने मुझे यही बताया कि मैं जानना चाहता था, मिलना चाहता था कि कौन सा लड़का है, बिहार का कौन है व्यक्ति है जो ये काम कर रहा है। चर्चा हुई, फिर आपस में सहमति बनी। मुझे ऐसा लगा कि बिहार में इनकी ज़रूरत है, और अगर चुनाव, चूँकि वो हार गए हैं और पार्टी की जो संस्थागत या ढांचा में जो कमी है, या चुनाव के प्रबंधन में, चुनाव की व्यवस्था में, चुनाव लड़ने की समझदारी या जो प्रयोजन में जो कमी है, उसमें मैं कुछ अपना योगदान कर सकता हूँ जिससे जीत के आ सकते हैं। तो बात हुई, उसके आधार पर ही उनके साथ जुड़े। चुनाव में सफलता भी मिली, बहुत बड़ी जीत भी मिली।
उसके साथ साथ ये भी तय किया गया कि अब आगे जो सरकार चलेगी वो बिल्कुल नए तरीके से चलेगी, वो पुराने ढर्रे पे न चल के हम लोग सात निश्चय का एक में भी प्रोग्राम, आपका एक प्रोग्राम सात निश्चय का प्रोग्राम बनाया गया। वो सात निश्चय का जो प्रोग्राम है, आपके दर्शकों को बता रहे हैं, वो कोई नीतीश कुमार की सोच नहीं थी, वो प्रशांत किशोर की सोच नहीं थी। वो 40,000 गाँव में बिहार में सर्वे करके ये लोगों से पूछा गया, उनसे निकाला गया कि अगर अगली सरकार बनती है तो उस सरकार को प्राथमिकता के आधार पे कौन से काम करने चाहिए। लोगों ने बताया कि भाई बेरोजगारों को भत्ता मिलना, रोजगार मिले, नहीं तो उनको कुछ सहायता मिले। लोगों ने बताया कि पढ़ाई के लिए आर्थिक सुविधा मिले। लोगों ने बताया कि भाई गांव की गलियों नलियों का मरम्मतीकरण हो। लोगों ने बताया कि कॉलेज में वाईफाई लगे। लोगों ने ये बताया कि हर घर लोगों की पानी की समस्या ख़त्म हो। उस आधार पर उस कार्यक्रम को बनाया गया। उस कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने के लिए बिहार विकास मिशन बनाया गया। मिशन में ये परिकल्पना की गई कि हजारों लोग जो सरकार की व्यवस्था से परे हैं, सरकार से नहीं जुड़े हैं, लेकिन काबिल लोग हैं, उन क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, उनको देश विदेश से लाया जाएगा, सरकार में जोड़ा जाएगा, ताकि इन 7 पॉइंट प्रोग्राम को प्रामाणिक तरीके से ज़मीन पर किया जाए। अब मैं यहाँ से चला गया, बिहार विकास मिशन यहाँ खड़ा है, आप देख लीजिए। 7 निश्चय पब्लिक डोमेन में है, वो काम हुआ नहीं। काम अगर हुआ नहीं तो स्वाभाविक तौर पे लोगों की नाराज़गी होगी। तो अब ये बताइए कि आप पूरे बिहार में घूम रहे हैं, और सबसे ज़्यादा सवाल, जो मैं आपका वीडियो देखता रहता हूँ, सबसे ज़्यादा सवाल रोज़गार पे होती है, शिक्षा पे होती है। नीतीश कुमार की सरकार जब महागठबंधन के साथ आई तो पहले तेजस्वी यादव ने कहा था, अब नीतीश कुमार ने कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरियां हम देंगे। गांधी मैदान से उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने 20 लाख कहा था, 10 लाख तेजस्वी यादव ने कहा, उन्होंने 20 लाख कहा कि 20 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। आपने भी इस पर टिप्पणी की, क्या लगता है आपको कि ये दे पाएंगे? देखिए, मतलब मुझे तेजस्वी यादव ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह के जब वादे होते हैं, और ख़ासकर कोई नया लीडर अभी आ रहा है जिसने सरकार चलाया नहीं है, कभी सरकार का अनुभव नहीं रहा है, अगर उस तरह के वो वादे करते हैं तो उसको बहुत लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। ठीक है भाई, अब वादा कर रहे हैं, जीत के आएंगे, देखा जाएगा। लेकिन नीतीश जी ने जब 15 को आप घोषणा करी है, उसके बाद मुझे ज़रूर इस बात को लेके मेरे दिमाग में ये बात रही है कि भाई 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं और आप ये बता रहे हैं कि अब मैं अगले 1 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी दे दूंगा और 10 लाख रोज़गार अलग से दूंगा। तो स्वाभाविक प्रश्न जो किसी के मन में उठना चाहिए कि अगर ये 10 लाख सरकारी नौकरी हैं या दी जा सकती हैं, तो आप 15 साल से वेट क्यों कर रहे थे? पहले ही दे देते। लेकिन चलिए, मान लीजिए आप, उनका जवाब ये हो सकता है कि नई सरकार बनी है, उसकी प्राथमिकता में ये है, इसलिए इसको करेंगे। तो उन्होंने 1 साल का समय मांगा है, तो वो समय हम लोग को देना चाहिए। देखिए कि 1 साल में वो दे पाते हैं कि नहीं। अगर ये सरकार अगले 1 साल में 10 लाख युवाओं को नौकरी दे देगी, तो मैंने टिप्पणी ये की है कि अगर आप ये नौकरी दे देंगे तो मैं बिल्कुल आपके समर्थन में खड़ा रहूँगा, ये अपना अभियान वापस ले लूँगा और आपके समर्थन में जो कुछ भी मेरे से बन पड़ेगा, आपका झंडा ले। इसका मतलब है कि बिहार में बहुत चीज़ें सुधर जाएंगी, क्योंकि 10 लाख सिर्फ नौकरी की बात नहीं है। नौकरी देने के लिए वो जगह बनानी पड़ेगी, वो व्यवस्था बनानी पड़ेगी, उतने संसाधन लाने पड़ेंगे, उतने संसाधन आ जाएँ, वैसी व्यवस्था बन जाए। पिछले 15-16 साल से जो सरकार चल रही है, वो प्रतिवर्ष उसने कितने सरकारी नौकरी दिए हैं, वो आपके आंकड़े आपके पास हैं, आप देख लीजिए। उसमें अगर आप 500 गुना बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि एक नया BPSC बन जाएगा, रिक्रूटमेंट करने वाली एजेंसी संस्थाओं का गठन हो जाएगा, इन लोगों को पैसा देने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था कर ली जाएगी, तभी तो आप दे पाएंगे। तो अगर ये सब वो कर पाते हैं, तो हमारे, आपके या किसी दूसरे के आदमी के एक नई राजनीतिक प्रयास करने की ज़रूरत क्या है? हम सबको नीतीश कुमार के पीछे लगना चाहिए। इसीलिए मैंने ये घोषणा की है कि अगर आप 10 लाख नौकरी दे दीजिएगा, तो बिल्कुल आपके साथ, आपका झंडा लेकर आपके पीछे खड़े रहेंगे। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आपने कहा था कि अभी बिहार में कई समीकरण बदले हैं और फिर से 360 डिग्री का जो राजनीतिक समीकरण बनेगा, इसके पीछे क्या है? 360 डिग्री क्या है? इसके पीछे ये है कि भाई जो कई लोग ऐसा बात देख रहे हैं कि भाई अभी नीतीश जी NDA में थे, अब महागठबंधन में आ गए। मैं उसको वैसे नहीं देखता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि 2012 से नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रीय राजनीति में, जब राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर जब से उनका प्रादुर्भाव हुआ है, तो उसका एक इफ़ेक्ट, राजनीतिक इफ़ेक्ट बिहार में राजनीतिक अस्थिरता के तौर पे हुआ है। 2012 से हम लोग इस राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। 10 साल में, 2012 से 2022 के बीच 10 साल में ये सरकार बनाने का 6वां प्रयास किया गया है। तो
ये जो राजनीतिक अस्थिरता है, मैं ये नहीं देखता हूँ कि ये अब ये एक अस्थायी सॉल्यूशन मिल गया है। अभी जो 7 दलों का महागठबंधन है, सरकार बनाने के लिए इस तरह के गठबंधन, इस तरह की समूह को साथ में रखना फिर भी संभव है, लेकिन राजनीतिक तौर पे इन दलों को, इतने तरह के दलों को, इतने तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट को या कंपीटिंग इंटरेस्ट को साध कर आगे चला पाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा, मैं अभी आज कल क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा, वो चुनाव आज के जो फॉर्मेशन है, पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, जहाँ की 7 दल एक साइड और बीजेपी एक साइड, इस फॉर्मेशन से अलग तरीके से होगा। प्रशांत जी, अभी जो एक तरफ राहुल गांधी देश जोड़ो यात्रा पे निकले हैं और नीतीश कुमार विपक्ष जोड़ो यात्रा पे चल रहे हैं, तो क्या लगता है विपक्ष के ये जो जोड़ने का काम कर रहे हैं 2024 के चुनाव में कुछ असर पड़ेगा इसका? देखिए, नीतीश जी दिल्ली गए, कुछ लोगों से मिला, जो मिले, दलों के नेताओं से मिले, जो मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई। इस तरह के प्रयास चलते रहते हैं, इसमें कोई नई बात मुझे नहीं दिखी। जो व्यक्ति, जो दल चुनाव जीतता है या जिस भूमिका में अपने आप को पाता है, उसको इस तरह के प्रयास करते रहते हैं। मान लीजिए ममता बनर्जी बंगाल में जीत कर आई, तो वो भी दिल्ली जाती हैं तो लोगों से मिलती हैं। केसीआर साहब वहाँ तेलंगाना में, वो भी लोगों से मिल रहे हैं। स्टालिन साहब दिल्ली में आएंगे तो वो भी कई लोगों से मिलेंगे। दलों के और आप जो मेन बात समझने वाली है कि दलों और नेताओं के एक साथ मिलने बैठने से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क तब पड़ेगा जब इन दलों और नेताओं के मिलने के साथ साथ इनके कार्यकर्ता मिलेंगे, इनके प्रोग्राम मिलेंगे, एक नया नैरेटिव बनेगा, एक विश्वसनीय चेहरा आएगा। जब तक वो सब नहीं होता है, तब तक कुछ लोगों के साथ आप बैठकर चाय पी लें, खाना खा लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, उससे कोई क्रेडिबल राजनीतिक ऑल्टरनेटिव नहीं बन सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के स्टैंड के बाद तो ममता बनर्जी बंगाल में करी कि हमारे साथ नीतीश है। उत्तर प्रदेश में सपा कार्यालय के बाहर नीतीश और अखिलेश की तस्वीरें वाले पोस्टर लगे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें तो लग रहा है कि इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नहीं भाई, मैं तो वही बात बताऊंगा जो मैं समझ सकता हूँ। जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं वो बहुत बड़े लोग हैं, मतलब अनुभवी लोग हैं, अनुभवी पॉलिटिशियन हैं। शायद उनको ऐसा कुछ दिख रहा है जो मुझे नहीं दिख रहा है। मैंने तो नहीं दिखा कहीं जहाँ ममता बनर्जी ने ये कहा हो कि भाई ये नया प्रोग्राम है या ये चेहरा है या ये फॉर्मेशन है जिसमें हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हर आदमी ये कह रहा है कि हम लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात करेंगे, देखेंगे, कुछ निकालेंगे। निकलने दीजिए, जब वो निकलेगा तभी तो उस पर कुछ टिप्पणी की जा सकती है। आज ये भी कहा जा रहा है, नीतीश कुमार भी कहे हैं और जेडीयू के तमाम और भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनको उनके अभी प्रशांत किशोर जो पूरे बिहार में घूम रहे हैं, वो जेडीयू के बी टीम की तरफ से काम कर रहे हैं। जेडीयू के भी नहीं, और माफ़ करेंगे, बीजेपी के जो बी टीम है उसकी तरह काम कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार किसी को ये सर्टिफिकेट दें तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। 12 साल तो आप चीफ मिनिस्टर रहे बीजेपी के साथ, अभी 1 महीने पहले तक तो आप उनके साथ ही थे। आप बता रहे हैं कि कौन बीजेपी का बी टीम है, आप तो बीजेपी की ए टीम थे, बीजेपी के साथ थे। तो ये मतलब हास्यास्पद ही है और बिल्कुल ही कोई इस पर विश्वास कोई कर नहीं सकता है। मैं स्वतंत्र हूँ, मैंने कोई दल बनाया नहीं है, कोई दल ज्वाइन किया नहीं है। मैंने ये कहा है कि ये काम मैं बिहार में जो कर रहा हूँ इसके बाद तय करूँगा कि क्या निकल के आता है। लोगों से बातचीत करने के बाद जो एक फॉर्मेशन बनेगा कि नहीं बनेगा वो सब पदयात्रा के बाद ही बताएंगे। तो मैं बी टीम हूँ कि ए टीम हूँ, मान लीजिए मैं बी टीम हूँ, आप अपना काम कीजिए, आपको क्या घबराने की ज़रूरत है। अच्छा प्रशांत जी, अभी जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, बीजेपी फिर जंगल राज की बात करी और घटनाएं भी हो रही हैं। गांव देहात से लेकर पटना तक में जेडीयू के जो आरजेडी के जो नेता हैं वो थाने में बवाल करते हैं, डीएसपी के साथ अवैध व्यवहार होता है। प्रशासन कहीं ना कहीं फेल्योर दिख रही है यहाँ। भाई, ये तो जो घटनाएं हो रही हैं मीडिया के माध्यम से अभी आप लोगों ने बताना शुरू भी किया है, पिछले कुछ दिनों से घटनाएं हुई हैं। यही बात तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के जो गठजोड़ हैं जिसमें हर व्यक्ति, हर पार्टी अपने आप में स्वतंत्र है, उसके कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। तो ये घटनाओं की अभी शुरुआत हुई है। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ ये और अभी स्थिति बिगड़ेगी। इसलिए बिगड़ेगी कि किसी का कोई कंट्रोल तो है नहीं, हर आदमी अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ है। तो इसको आप जनता का राज, जैसा आप लोग बता रहे हैं कि नीतीश जी ने कहा कि ये जनता का राज है, तो जनता बिहार की तो अपराधी है नहीं। जो लोग अपराध कर रहे हैं वो उसको आप बिहार का जनता कैसे बता सकते हैं? बिहार की जनता तो अपराधी नहीं है, बिहार की जनता आपराधिक प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। कुछ लोग अपराधी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। अगर आप उनको सरकार का हिस्सा मानते हैं,
अगर उनको सरकार का संरक्षण मिला हुआ है या सरकार उनके कामों को, उनके कृत्यों को ओवरलुक कर रही है, तो उसको आप जनता के नाम पर थोड़ी ना मर सकते हैं। एक अंतिम सवाल है, पूर्णिया में कल आपने कहा था कि नीतीश कुमार को फेविकोल का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए था, किस परिप्रेक्ष्य में कहा था ये? ये इस परिप्रेक्ष्य में कहा था कि फेविकॉल वाले अपना ऐड चलाते हैं कि फेविकॉल का जोड़ है टूटेगा नहीं। बिहार में जब पिछले 10 साल में हम लोगों ने देखा कई राजनीतिक जोड़ हुए, और हर आदमी जब जोड़ बनता है कहता है ये बहुत मजबूत जोड़ है, इस बार टिकेगा, फिर टूट जाता है। एक ही जोड़ है जो टूटा नहीं है, वो है मुख्यमंत्री का कुर्सी और उस पर बैठे नीतीश कुमार। ये जोड़ है जो सारे उठा पटक के बीच में भी मजबूती से बना हुआ है। तो मैंने इसी संदर्भ में कहा कि फेविकॉल वालों को ये कहना चाहिए कि सबसे ये ब्रांड एम्बेसडर नीतीश कुमार हमारे अच्छे हैं, एक बार जिस कुर्सी पर बैठ गए हैं, फेविकॉल के जोड़ से भी ज़्यादा मजबूत जोड़ है, ये टूटेगा नहीं, ये बना रहेगा। इसीलिए कहा था कि एम्बेसडर बनाया जा सकता है इनको। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि आपकी जो सभाएं जो कई जगह में हैं वहाँ पे प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, तो क्या लगता है कि आपकी जो ये यात्रा है 2 अक्टूबर से फिर आप यात्रा पे निकलने लगे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं सरकार सहम रही है, क्यों रोका जा रहा है? नहीं, अभी रोका जा रहा है इसका मेरे पास कोई आधिकारिक प्रमाण या पुष्टि नहीं हुई है। कल मैं कटिहार और पूर्णिया में था, आज मुझे 10 बजे जहानाबाद में होना था। जहानाबाद में वहाँ के एक शिक्षाविद हैं अभिराम शर्मा जी, उन्होंने अपने प्रांगण में कुछ कार्यक्रम रखा था। सुबह 7 बजे मुझे बताया गया कि प्रशासन ने उन्हें बताया है कि आप ये कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। अब मैं कोई राजनीतिक आदमी, मतलब कोई पार्टी तो चला नहीं रहा हूँ। उनको जो मौखिक तौर पे प्रशासन ने बताया है कि नगर निकायों के जो चुनाव हो रहे हैं उसके तहत ये आप कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। मैं राजनीतिक आदमी हूँ, लेकिन कोई दल तो मैंने बनाया नहीं है। नगर निकायों, स्थानीय निकायों के चुनाव में मेरी कोई भूमिका नहीं है, तो आप मुझे किसी से मिलने नहीं देंगे और ख़ुद को लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षक बताते हैं, जेपी का और लोहिया के अनुयायी और फॉलोअर बताते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी पेपर में उस बात की पुष्टि नहीं हुई है। मेरे पास एक बार पेपर आ जाए, क्योंकि ये जो बात आज कार्यक्रम रोका गया, आप मेरे से बात कर रहे हैं पटना में, मुझे अभी होना चाहिए था जहानाबाद के बाद गया में। इसलिए नहीं है कि वहाँ कार्यक्रम कैंसिल किया गया है। प्रशासन ने क्यों किया है, क्या वो लिख कर दे रहे हैं आधिकारिक तौर पे, एक बार वो जानकारी मिलेगी तो फिर मीडिया से साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आपसे न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो हमारे साथ प्रशांत किशोर जी थे, जो हर सवालों का बेबाक उन्होंने जवाब दिया कि किस तरीके से पूरे बिहार में राजनीतिक गतिविधियाँ हैं, नीतीश कुमार क्या सोचते हैं, और सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। कैमरामैन ऋषिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।